नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है साइक इट आउट यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए वो होगा कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर एक्चुअल में क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, किस तरीके से हम सिम्टम्स को देख सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो कंडक्ट डिसऑर्डर है वो है क्या? वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को थोड़ा सा एलैबोरेट किया है, उसको थोड़ा सा समझा है कि वो क्या होता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है कि उम्र के साथ बढ़ भी जाए और हो सकता है कि उम्र के साथ कम भी हो जाए, और हो सकता है कि जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है वो एज इट इज़ रह जाए। पर अगर हम उसे टाइम पे इंटरवेंशंस दें तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि किस किस तरीके से, जैसे ADHD हम ले सकते हैं, या फिर ऑटिज़म ले सकते हैं, टिक डिसऑर्डर ले सकते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये सब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के टाइप्स हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं इसमें। तो यहाँ पे ये है। अब हम बात करते हैं मेनली कंडक्ट डिसऑर्डर की। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स दैट यूजुअली बिगिंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। ये यूजुअली या तो चाइल्डहुड में ही पता चल जाता है बच्चे का, या फिर एडोलेसेंस में ही हो जाता है। ऑनसेट एज जो होती है वो एडोलेसेंस होती है। दे हैव डिफ़िकल्टी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं? दे हैव डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग रूल्स एंड बिहेविंग इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि क्लासरूम में आपको शांत बैठना है, या आप उस बच्चे को बोलेंगे कि मेंटेन डिसिप्लिन, तो आपने एक रूल बना दिया, या फिर एक सोशल नॉर्म मान लीजिए, या फिर क्लासरूम का एक रूल है कि मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम, राइट। बट जिसको कंडक्ट डिसऑर्डर होगा वो बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकता, बिकॉज वो आपकी कमांड को समझेगा ही नहीं, उसको समझने में ही प्रॉब्लम होगी, एंड फिर उसी पर्टिकुलर वे में बिहेव करना तो वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम और हर, राइट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। वो एग्रेशन दिखा सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे, डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए आपने मना किया हो वो ही वो चीज़ें करें। आपने कहा है कि बेंच पे बैठना है, तो वो बेंच पे बैठने के अलावा वो हर चीज़ करेंगे। हो सकता है बेंचेस को उधर उधर कर दें, हो सकता है वो जाके चौक को गिरा दें, या फिर किसी से लड़ाई करने लग जाए, कुछ भी हो सकता है जो रूल्स को वायलेट करे, ऐसा बिहेवियर। अब हम ऐसे बिहेवियर को परसीव करते हैं कि बच्चा शैतान है, बदतमीज़ है, ये तो गंदा है, ये तो इंसान ही गंदा है, हम इस तरीके से बोल देते हैं। बट एक्चुअल में क्या है, उसको मेंटल इलनेस है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ़ एनी चाइल्ड हैज़ कंडक्ट डिसऑर्डर दे मे अपीयर टफ एंड कॉन्फिडेंट, बट रियलिटी में कैसे होते हैं, वो इनसिक्योर और इनएक्यूरेटली बिलीव दैट पीपल आर एग्रेसिव और थ्रेटनिंग। इस तरीके के वो इंसान होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें बॉयज़ एंड गर्ल्स में परसेंटेज, तो बॉयज़ में ज़्यादा होता है, 12% होता है, और गर्ल्स में 7% ही होता है। अब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के, लेकिन उन सभी सिम्टम्स को हमने मर्ज कर दिया है, क्लस्टर बना दिए हैं, और कॉमनली हमने 5 सब टाइप्स लिए हैं। रूल वायलेशन, यानी कि रूल वायलेट करना है उन्हें। डिसाइड थेफ्ट, चोरी चकारी करना है। एग्रेसिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, इतना एग्रेसिव हो जाना चाहे वो खुद को हार्म करने की नौबत आए या फिर सामने वाले को, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो। सीवियर फॉर्म्स ऑफ रूल वायलेशन प्लस थेफ्ट, यहाँ पे क्या है कि सीवियर फॉर्म ऑफ, यानी कि 1 और 2 दोनों को मर्ज कर दिया है, ये भी हमें देखने को मिलता है। एंड जो 5th सिम्टम है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सब टाइप्स, तीनों को मिला दिया है, 1 2 3, इन तीनों को मिला के भी एक सिम्टम है। तो ये सब हमने मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है वो डिस्कस किए हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के। अब जो इनको कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, काफ़ी सारी अदर डिसऑर्डर्स होने के चांसेस भी उनको हो जाते हैं, चाहे वो डिप्रेसिव सिम्टम्स हो, सब्सटेंस अब्यूज़ हो, या फिर एंजाइटी इश्यूज़ हो। अब जो कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं वो इंक्रीज़ कर देता है रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी
एंड सब्सटेंस अब्यूज़ इन टीनेज गर्ल्स में ज़्यादा पाया जाता है जिसको कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। तो प्रेगनेंसी के जो रिस्क होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, एंड जो सब्सटेंस अब्यूज़ भी। और आगे जाके इनकी जो पर्सनालिटी है वो एक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है, जिनको बचपन में कंडक्ट डिसऑर्डर। अगर हम एक स्टडी की बात की, जो रिसर्च की गई थी, एक स्टडी है, उसको हम देखें तो 1000 children for many years into adulthood revealed that between 25 and 60% of people who have a mental disorder during adulthood had a history of CD and ODD during childhood or adolescence। यानी कि 25 से 60% को अगर मेंटल डिसऑर्डर है उनके अडल्टहुड में, तो रिसर्च में पाया गया है कि बचपन में या एडोलेसेंस एज में उनको सीडी यानी कंडक्ट डिसऑर्डर या ओडीडी रहा ही होगा। नाउ सिम्टम्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। सिम्टम्स हमने डिस्कस किए थे जो क्लस्टर फॉर्म में थे, अब हम उनको थोड़ा सा ब्रेक करके समझेंगे। फर्स्ट वन इज एग्रेसिव कंडक्ट, दूसरे को बुली करना, एनिमल्स पे या फिर पीपल पे अपना एग्रेशन दिखाना, और वो भी पर्पसली। ऐसा नहीं है कि कुछ इंसिडेंट हो जाता है उनको गुस्सा आ गया, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स जस्ट कि उनका मन है, उनका पर्पस है, पर्पसली वो काम कर रहे हैं। फेसिंग समवन इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी, फोर्सिंग समवन इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी, किसी को फोर्स करना जानबूझ के, ये है एग्रेसिव कंडक्ट के सिम्टम्स। यूजिंग अ वेपन। डिसाइटफुल बिहेवियर, झूठ बोलना, एक होता है नॉर्मल झूठ बोलना कि भाई ठीक है, मतलब बच्चे क्या सभी लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना इज़ सो कॉमन नाउ डेज, राइट। बट यहाँ पे झूठ बोलना है बड़ी बड़ी बातों पे एंड कॉन्टीन्यूसली, यानी इनकी सच्ची बातें बहुत कम होती है, हर बात में इनको झूठ बोलना पसंद है, झूठ बोलते हैं। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, हर चीज़ तोड़ फोड़ करना, ऐसे ही कुछ भी कहीं भी घुस जाना, चोरी चकारी, छोटी मोटी चोरी करना जिनसे इन्हें अच्छा लगे। हो सकता है ये चोरी करें क्योंकि इन्हें ज़रूरत है, बट मोस्ट कॉमनली ये चोरी करते क्योंकि इन्हें मज़ा आता है, इन्हें अच्छा लगता है चोरी करना। एंड फोर्जरी, एक्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर अ डिसाइडफुल एंड फ्रेडुलेंट पर्पस, यानी कि फेक साइन कर देना एंड इस तरीके की चीज़ें करना, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं धोखाधड़ी यहाँ पे आ सकता है। धोखाधड़ी। नाउ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, यहाँ पे यही है कि किसी की भी प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंशनली आप तोड़ रहे हैं, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, यानी कि डिस्ट्रक्ट करना। वायलेशन ऑफ रूल्स, स्कूल्स को स्किप कर देना, घर से भाग जाना, ड्रग्स एंड अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, और बहुत ही कम उम्र में सेक्सुअल बिहेवियर का प्रेजेंट होना। ये सब क्या है? वायलेशन ऑफ रूल्स, यानी कि जो एक सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं समाज में, उनको तोड़ देना। नाउ बॉयज़ हु हैव कंडक्ट डिसऑर्डर आर मोर लाइकली टू डिस्प्ले एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। ठीक है, तो अगर उनको बॉयज़ को कंडक्ट डिसऑर्डर होगा तो वो क्या करेंगे? वो होंगे एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में, जो हमने अभी किए थे। तो बॉयज़ होंगे एग्रेसिव बिहेवियर में और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में। कौन होगा? बॉयज़। और अगर कंडक्ट डिसऑर्डर गर्ल्स में है तो ये दोनों मिलेंगे गर्ल्स में। डिसाइडफुल बिहेवियर बहुत ज़्यादा मिलता है एंड वायलेशन ऑफ रूल्स भी मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ गर्ल्स में मिलेंगी, एंड एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स ये दो चीज़ें बॉयज़ में हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। नाउ अब कुछ सिम्टम्स हम डिस्कस करेंगे कंडक्ट डिसऑर्डर के, बिकॉज कंडक्ट डिसऑर्डर माइल्ड फॉर्म में भी होता है, मॉडरेट में भी होता है और सीवियर फॉर्म में भी होता है। अगर माइल्ड है तो कॉज माइनर हार्म टू अदर्स, मतलब छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा करना और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। झूठ बोलना, ट्रेंसी, मान लीजिए स्कूल में बच्चा बहुत दिनों से आ नहीं रहा है, आता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहता है। डू नाइट बंक विदाउट परमिशन, रात को बंक मार लिया बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी को बताए, मॉडरेट में। माइल्ड से सीवियर इम्पैक्ट होता है दूसरों पर। वेंडलिज्म एंड स्टीलिंग देखने को हमें यहाँ पे मिलता है मॉडरेट में। सीवियर में यहाँ पे सीवियर हार्म दूसरों को, चाहे वो रेप हो गया हो, यूज़ ऑफ वेपन, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, मतलब सब कुछ जो सीवियरिटी की हद पार कर दे, दैट इज़ सीवियर कंडक्ट डिसऑर्डर। अब
अब आता है कॉजेज़ ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर कि कंडक्ट डिसऑर्डर के कॉजेज़ क्या हैं। तो इसको हम मानते हैं कि जेनेटिक कॉजेज़ एंड एनवायरमेंटल कॉजेज़ होते हैं। तो जेनेटिक कॉजेज़ में अगर फ्रंटल लोब जो होती है हमारी, अगर फ्रंटल लोब डैमेज हो जाती है तब हमें प्रॉब्लम आती है, तब इंसान को कंडक्ट डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। वाई? बिकॉज जो फ्रंटल लोब है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे इसेंशियल कॉग्निटिव स्किल्स को हैंडल करने में, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई हो, मेमोरी, इमोशनल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें, राइट। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने लिख भी रखा है, इट इज़ ऑल्सो होम टू योर पर्सनैलिटी। तो अगर हमारी पर्सनालिटी ही डैमेज हो जाएगी तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं देखने को मिल सकते हैं। तो ये वही है कि फ्रंटल लोब अगर डैमेज हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें वो मैनेज करती है और जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, रिड्यूस एबिलिटी टू प्लान फ्यूचर एक्शंस एंड डिक्रीज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए अगर एक बच्चा ड्रग यूज़ करता है, ड्रग्स लेता है एंड उसको जेल हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है, घर की भी उसकी भी, काफ़ी ज़्यादा सर्कमस्टांसेस से वो गुजरा है, काफ़ी सारी बैड सिचुएशन उसके सामने आई थी, उसने फेस किया है एंड अभी वो मूव ऑन कर चुका है। तो अब वो फिर से ड्रग्स यूज़ करेगा कंडक्ट डिसऑर्डर वाला। वाई? बिकॉज अब वो पास्ट एक्सपीरियंस में जो भी कुछ हुआ वो सीख ही नहीं सकता उससे, वो फिर से उसको कंज्यूम करेगा, उसको उससे कोई लेसन नहीं मिला। आमतौर पे नॉर्मल इंसान को क्या होता है, वो कुछ गलत करता है, उसे सज़ा मिलती है तो वो कुछ सीखता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर है, फिर आपका पॉलीजेनिक नेचर है। ये वही है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होना। Research suggests that genetic factors contribute to an individual's susceptibility to developing conduct disorders. Studies conducted on twins and families have found a higher concordance rate for the disorder among identical twins compared to fraternal twins and indicating a genetic influence. एंड यहाँ पे पॉलीजेनिक नेचर सब कुछ, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है। नाउ जीन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस, यहाँ पे जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल दोनों ही फैक्टर्स मिल जाते हैं। मान लीजिए कि जेनेटिक फैक्टर्स तो हैं ही एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कुछ ऐसे हैं कि बच्चा बहुत कुछ फेस कर रहा है, तो जो ये जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे चले जाते हैं इस तरीके से। नाउ एपिजेनेटिक मैकेनिज्म, ये डीएनए सीक्वेंस, it involves modification to gene expression without changes to the underlying DNA sequence. They also play a role in the developmental of CD, यानी कि conduct disorder. Now environmental factors. Environmental factors भी वही हैं, child abuse, a dysfunctional family, poverty, parents who abuse drugs or alcohol, parenting style, peer influence वही यानी कि हम उम्र साथी, school factors, कम्युनिटी एंड नेबरहुड एंड मीडिया इन्फ्लुएंसेस। तो ये हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नाउ हाउ इज कंडक्ट डिसऑर्डर डायग्नोस, ये स्टेप्स हैं, ये ऑप्शनल है प्रॉपर, क्योंकि मैं जो सिलेबस करा रही हूँ, ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर मैं करा रही हूँ, वे किसी के लिए भी काम आ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इस तरीके से नोट्स मैं आपको इन डेप्थ करा रही हूँ बिकॉज मास्टर्स में 4th सेम में ये टॉपिक है। तो ये जो अगर आप मास्टर्स में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट्स एब्सोल्युटली ऑप्शनल डायग्नोस वाला सिस्टम, बट अगर आपको अपना आंसर एनहेंस करना है तो आप लिख भी सकते हैं कि किस तरीके से। इनिशियल एवेल्यूएशन होती है, बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी बिहेवियरल पैटर्न को, उसके सिम्टम्स को अच्छे से असेसमेंट टूल्स एंड क्वेश्चनर्स के ज़रिए ऑब्जर्व किया जाता है। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर देखा जाता है कि कोई भी जो सिम्टम है बच्चे में, क्या वो एटलीस्ट 12 मंथ तक है या नहीं है, एंड सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट है क्या उसमें, सोशली हो, चाहे वो अकेडमिकली हो या ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग हो। अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, ड्रास्टिक इम्पेयरमेंट हो रही है बच्चे में, और वो एक पर्टिकुलर सिम्टम 12 महीने तक है, तो हम डायग्नोस उसको कर सकते हैं, क्राइटेरिया जो हमारा DSM-5 में। ना उसकी सीवियरिटी चेक करेंगे, माइल्ड है बच्चा, मॉडरेट है कि
सीवियर है। अब हम देख सकते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ साथ क्या बच्चे को कोई और डिसऑर्डर भी है क्या, वो हम चेक करते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि ओवरलैप होता है कोलेट्रल इन्फॉर्मेशन। अब और इन्फॉर्मेशन भी, जैसे कि होलिस्टिक अप्रोच या मल्टीपल अप्रोच हम बोल सकते हैं, सोर्सेज से जो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन लेता है, चाहे वो पेरेंट्स से हो, टीचर से हो, या जो अदर इंडिविजुअल्स हैं जो बच्चे के आसपास हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनसे। फिर हम देखते हैं ड्यूरेशन एंड ऑनसेट, कि बच्चे में ये सब कंडक्ट डिसऑर्डर की जो साइंस हैं, सिम्टम्स हैं बच्चे में, वो कब देखने को मिले। चाइल्डहुड में, इसकी जो एज है वो है बिफोर 10, या एडोलेसेंस एज में। या फिर अननोन, या तो बच्चे के जो सिम्टम्स है वो चाइल्डहुड में देखने को मिलते हैं तो हम उसको कह देंगे कि चाइल्डहुड में चाइल्डहुड कंडक्ट डिसऑर्डर, या फिर एडोलेसेंस में, या फिर अननोन, यानी कि पता ही नहीं है एग्जैक्टली, कोई नॉलेज ही नहीं है, जो पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चा है या कोई भी है उनको पता ही नहीं है कि जो सिम्टम्स देखने को मिले हैं वो कब से शुरू हुए हैं, तो हम उनको अननोन कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाता है एंड देन क्लिनिकल जजमेंट दी जाती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर, जो हमने जस्ट अभी किए हैं वो यही है। चाइल्डहुड ऑनसेट टाइप बिफोर द एज ऑफ 10, राइट। नाउ मोर सीवियर पर्सिस्ट, अगर बच्चे को बचपन में चाइल्डहुड कंडक्ट डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड में ही से ही सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो यानी कि वो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। चाइल्डहुड में है तो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो उनका एग्रेसिव बिहेवियर होता है वो अगर हम एडोलेसेंस एज या अननोन एज से कंपेयर करते हैं तो वो भी हाई ही होगा, पीक पे होता है। और इनका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो एक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो जाएगा उनको लेटर इन लाइफ। नाउ एडोलेसेंस ऑनसेट टाइप, इनका भी वही है कि जो चीज़ें, जो कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स है वो तो यहाँ हो रही हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि चांसेस हैं रिकवर होने के, चांसेस हैं मैनेज होने के, चांसेस हैं उन सिम्टम्स को ठीक करने के। और वो मेनली किन चीज़ों में होता है, थेफ्ट, वैंडलिज्म, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड ट्रूएंसी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब आता है जो अननोन मैं बता रही, दैट इज़ अनस्पेसिफाइड ऑनसेट टाइप। यहाँ पे पता ही नहीं होता कि जो एक्चुअल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं वो पर्टिकुलर किस एज से शुरुआत हुई थी। नाउ लास्ट इज हाउ इज़ कंडक्ट डिसऑर्डर ट्रीटेड। अब कंडक्ट डिसऑर्डर है, हमने उसके बारे में हर चीज़ पढ़ ली है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसको ठीक कैसे करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो साइकोथेरेपी की यूज़ से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, दैट इज़ CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या साइकोडायनामिक थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी थेरेपीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर को मैनेज करने में। नाउ पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग दी जाती है पेरेंट्स को, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकें अपने बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करने के लिए। चाहे वो जैसे कि अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, एक बाउंड्रीज़ बना सकते हैं बच्चों के आसपास, जो उनको जेल भी ना लगे लेकिन वो उस बाउंड्री में भी रहना सीख जाएं। अगर हम कहेंगे कि तुम्हें यही करना है तो वो गलत है, बट अगर हम कहें कि हम ये कर सकते हैं तो वो ठीक है। तो बाउंड्रीज हमने ऐसे भी तो सेट की है कि हम ये कर सकते हैं, ना कि तुम्हें ये करना है। रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर का हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे के गुड बिहेवियर को एनहेंस करने के लिए। नाउ फैमिली थेरेपी होती है। फैमिली थेरेपी अब हम दे सकते हैं उसको फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी क्या होती है, कंडक्ट डिसऑर्डर ऑफन अफेक्ट्स द एंटायर फैमिली सिस्टम। आपको पता है कि पूरा, अगर बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर किसी भी इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को है, तो वो उस सिर्फ एक इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं डालती, उसकी पूरी फैमिली पे वो इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो इस उससे हम फैमिली थेरेपी दे सकते हैं ताकि फैमिली को थोड़ी सी नॉलेज हो, आपस में एक दूसरे के साथ जो उनकी कम्युनिकेशन है वो हम इम्प्रूव कर सकें, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं
उसको हम इम्प्रूव कर सकते। कई बार क्या होता है बच्चा डायग्नोस हो चुका है कंडक्ट डिसऑर्डर से, एंड पेरेंट्स क्या हैं, वो आपस में ही फाइट कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। हम ऐसे बना सकते हैं, ये फादर है, ये मदर है, और ये उनका बच्चा है जिसको कंडक्ट डिसऑर्डर है। अब जो इनका रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में हो रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं बच्चे की वजह से। तो यहाँ पे फैमिली थेरेपी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ताकि वो बच्चे को भी समझ सके दोनों मिलकर, और सबसे ज़रूरी बात वो एक दूसरे को समझ सके। बिकॉज अगर वो एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे तभी वो बच्चे पे काम कर सकते हैं, उसकी जो बिहेवियर, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है बच्चे का, उसको कम कर सकते हैं एंड गुड बिहेवियर को एनहेंस कर सकते हैं। नाउ सोशल स्किल्स ट्रेनिंग हम दे सकते हैं बच्चे को, स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन हम लागू कर सकते हैं, मेडिकेशन इफ़ इम्पॉर्टेंट, ये साइकियाट्रिस्ट का रोल है। अगर हमें लगता है कि अगर बच्चा आता है साइकोलॉजिस्ट के पास और साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि बच्चे को दवाइयों की ज़रूरत है साथ में, तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं, एंड साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन भी दे सकता है। ग्रुप थेरेपी एंड सपोर्ट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिमिलर सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक साथ बुला के एक पर्टिकुलर बात पे सेशन ले लेते हैं, दैट इज़ ग्रुप काउंसलिंग एंड सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे का। क्योंकि अब ग्रुप काउंसलिंग होंगी तो एक दूसरे यहाँ पे बच्चे क्या होंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के सिम्टम्स वो समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, एंड हो सकता है कि सपोर्ट सिस्टम बन जाए, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें, एंड वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो सपोर्ट सिस्टम में। आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर होगा, कंडक्ट डिसऑर्डर। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको पर्टिकुलर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तब भी आप बता सकते हैं। एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर भी कीजिएगा। बिकॉज कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो एज अ एजुकेशन पर्पस तो इम्पॉर्टेंट है ही कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है, टेस्ट में आएगा, पढ़ाई में आएगा, बट ये दिनचर्या में भी लोगों को समझना, पेरेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर उनका बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है तो हो सकता है कि, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा गंदा है, बहुत ज़्यादा शैतान है, बात नहीं मानता, हो सकता है वो कंडक्ट डिसऑर्डर से ग्रस्त हो। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच एंड